हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फशड़ी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज का ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लास हम आप सभी को करा चुके हैं। अगर आपने वो सभी क्लास नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्य देखें। और जो भी साथी यहाँ पर आ चुके हैं, आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। आज की इस क्लास में 25 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो पूरा क्लास आपको अच्छे से करना है। और जिन बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम मई में है तो आप सभी ट्रिपल सी बाई फशड़ी मोबाइल एप्लीकेशन पर मई बैच में अपना एडमिशन ले सकते हैं। इस बैच का जो फीस है वो 599 है, बट अभी आपको ये बैच 349 रुपये में मिल जाएगा। तो इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर 7 PM पर आपकी क्लास होती है। ठीक है, शाम को 7 बजे आपकी क्लास यहाँ पर कराई जाती है। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। सबसे पहला प्रश्न आपसे है, कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जैसे आपने कंप्यूटर का पावर बटन प्रेस किया तो जैसे ही कंप्यूटर की लाइट ऑन हुई, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं? कंप्यूटर को क्रियाशील बनाने की जो प्रक्रिया है उसे आप क्या बोलेंगे? बूटिंग बोलते हैं, स्ट्रैप, सिस्टम या एप्लीकेशन? तो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना है, क्या होगा इसका सही जवाब। और यहाँ पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन पहला, बूटिंग। कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। जब कंप्यूटर को आप ऑन करते हैं, ठीक है, तो जो समय लगता है कंप्यूटर ऑन होने में, उस प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग। ऑप्शन पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट वाला सिस्टम है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट वाला सिस्टम है? 8 बिट का है, 32 बिट का है, 16 बिट का है या 64 बिट का है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। आपको जल्दी से बताना है। और जो भी बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं, आप लोग क्लास को शेयर करो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस सेशन को ज्वाइन कर पाए। ठीक है, तो याद रखना है 32 बिट का है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, 32 बिट। ओके, दूसरा आपको ध्यान रखना है, लिनक्स एक ओएस है बट कैसा है? ओपन सोर्स है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब है कि यह आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, फ्री में आपको मिल जाएगा। और इस सॉफ्टवेयर को तो फ्री में ही आप इंस्टॉल कर सकते हैं, चला सकते हैं। इसके साथ साथ में इसका सोर्स कोड भी आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स होते हैं उनके जो कोड है वो भी आपको, सोर्स कोड भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई अलग से आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, फ्री में ही आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इसको ओपन सोर्स भी बोला जाता है। ठीक, और ये कितने बिट वाला सिस्टम है? तो 32 बिट का है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है, ऑटो फिट फीचर कंटेंट के आधार पर कॉलम को चौड़ा या संकुचित करता है जब आप कोई कंटेंट टेबल में इंसर्ट करते हैं। देखिए, कोई टेबल है और आप उसमें कोई कंटेंट जब डालते हैं तो वहां पर जो कॉलम की चौड़ाई है, ठीक है, या फिर कॉलम संकुचित होता है, कम होता है, ये ऑटोमेटिक होता रहता है आपके कंटेंट के आधार पर। ये फीचर है ऑटो फिट फीचर। ठीक है, तो क्या ये सही है? ऑटो फिट के माध्यम से जो कंटेंट होता है वो कंटेंट के आधार पर जो हमारा कॉलम है वो चौड़ा हो जाएगा या संकुचित हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए निम्न में से क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे? ये प्रश्न आपका प्रेजेंटेशन से पूछा गया है। प्रीवियस स्लाइड पर, पिछली स्लाइड पर जाना है तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पर WZP और N दी गई हैं। अगर हमें प्रीवियस स्लाइड पर जाना है तो हमें P प्रेस कर देना है अपने कीबोर्ड से। केवल आप P प्रेस कर दोगे, प्रीवियस स्लाइड पर चले जाओगे। ठीक है, और अगर अगली स्लाइड पर जाना है तो हम N प्रेस कर सकते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चले जाएंगे। ठीक है, दूसरा हम यहाँ से पेज अप भी कर सकते हैं। क्या दबाना है? पेज अप की दबाना है प्रीवियस के लिए, और पेज डाउन की दबाना है नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए।
तो पेज अप और पेज डाउन भी प्रेस कर सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर डाउन एरो की प्रेस कर सकते हैं। डाउन एरो की से आप नेक्स्ट पर जाएंगे और अप एरो की से आप प्रीवियस पर जाएंगे। जो 4 एरो की होती हैं आपके कीबोर्ड में, तो यहाँ पर इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहाँ पर हमारा जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 5 कहता है आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है या इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो आईपी का फुल फॉर्म यहाँ पर बताया है इन्होंने, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब आप बताएं क्या ये सही है? ट्रू फॉल्स में इसका आंसर करना है सभी बच्चों को। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे बच्चे सवाल कर रहे थे कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा, तो आपको बताना चाहेंगे आपका एडमिट कार्ड संभवतः 27-28 मार्च तक आ सकता है। ठीक है, 27-28 मार्च तक आपके एडमिट कार्ड आ सकते हैं। हो सकता है कि 25 के बाद ही आ जाए, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि 25 के बाद भी आ सकता है ना, 25-26 को भी आ सकता है, नहीं तो फिर मैक्सिमम 27-28 तक तो आ ही जाएगा सभी बच्चों का। ठीक है तो यहां पर आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा ट्रू। आईपी का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, एक से अधिक लोगों को ईमेल नहीं भेज सकते हैं। एक से अधिक लोगों को ईमेल नहीं भेजा जा सकता है, केवल आप सिंगल पर्सन को ही मेल कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल लोगों को मेल भेजना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर ये हो जाएगा फॉल्स, यानी कि आप मल्टीपल लोगों को भी मेल कर सकते हैं। एक साथ में अगर आप चाहते हैं कि 4 लोगों को मेल करें, 5 लोगों को मेल करें, तो आप कर सकते हैं। मल्टीपल लोगों को भी मेल भेजा जा सकता है, इसलिए यहां पर ये फॉल्स हो जाएगा। अगला सवाल है एफटीपी का पूरा नाम होता है। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एफटीपी एक प्रोटोकॉल है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है एफटीपी का फुल फॉर्म। तो ये फुल फॉर्म भी अधिकांश एग्जाम में आपके पूछते हैं, इसको ध्यान रखना है। अगला सवाल है गूगल क्रोम में फुल स्क्रीन मोड में देखने के लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? गूगल क्रोम में फुल स्क्रीन मोड में देखने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, बताइएगा। यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? आपको एक ई बुक हमने दिया है जिसके बारे में आपको पता होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एक तो हमने जो ई बुक दिया है वो चैप्टर वाइज ई बुक है। चैप्टर वाइज ई बुक के अंदर क्या होगा, चैप्टर 1 से लेकर के और चैप्टर 9 तक के जितने भी आपके चैप्टर हैं सभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कलेक्ट किया गया है और उस ई बुक में डाला गया है। वो सभी चैप्टर वाइज जो ई बुक आपको मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में वहां पर क्वेश्चन होंगे। और चैप्टर वाइज ई बुक में साथ में 5 मॉडल पेपर भी अलग से दिए गए हैं। ठीक है, 5 मॉडल पेपर। तो इस ई बुक को और साथ में एक आपकी रैंडम प्रश्नों की ई बुक है जो कि 1500 क्वेश्चन की है। 1500 क्वेश्चन की ई बुक है। 1500 क्वेश्चन ई बुक का जो प्राइस है वो है आपका 75 रुपीज और चैप्टर वाइज का प्राइस है 85 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 85 और 75 की ई बुक है, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया गया, एक कम्बो पैक बना दिया गया और केवल इसका प्राइस रख दिया गया है 99 रुपीज। केवल और केवल 99 रुपीज में आप दोनों को ले सकते हैं। इस ई बुक के अंदर ये जो दोनों ई बुक आपको मिलेंगी, इसमें सभी टॉप सेलेक्टेड प्रश्न आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। तो इस ई बुक को आप तैयार कर सकते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और अपने ट्रिपल्स एग्जाम के बेहतर ग्रेड में पास कर सकते हैं। बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी इस ई बुक के अंदर फाउंडर्स नेम हो गए, आपके शॉर्टकट कीज हो गई, आपके लिनक्स यूनिक्स की कमांड हो गई, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस ई बुक में दी गई हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप ले सकते हैं। 99 रुपीज़ की ई बुक है जो कि एक कम्बो पैक है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको जवाब करना है F11 आपका सही जवाब है। फुल स्क्रीन मोड में देखने के लिए F11 हमें प्रेस करना होता है। अगला सवाल कहता है पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पीडीए का फुल फॉर्म आपको बताना है। पीडीए का मतलब क्या होता है? पीडीए का मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, ये पीडीए का फुल फॉर्म होता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार एग्जाम में पीडीएफ भी पूछा गया है, तो पीडीएफ का मतलब क्या होगा ये आपको समझाना है। पीडीएफ का मतलब हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या हो जाएगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा पीडीएफ। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, लिब्रियोफिस कैल्क में कुल कितनी रो होती हैं? अब यहाँ पे रो की बात की गई है,
लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी रो होती हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रो पूछी गई हैं, यानी कि जो ऐसे वाली लाइनें होती हैं, ठीक है, ये लाइनें कितनी होती हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा 10,48,576, 10,48,576 ये रो होती हैं आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है। इसी प्रकार से अगर यहाँ कॉलम की बात कर लें कि भाई लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने कॉलम होते हैं, तो कॉलम की संख्या 1024 होती है, याद रखना है 1024 कॉलम होते हैं। कॉलम कैसे होते हैं? ऐसी खड़ी लाइनें आपकी कॉलम होते हैं। कॉलम को रिप्रेजेंट किया जाता है ABCD से, ABCD से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ABCDEFGH ऐसे नंबर जाते हैं। और जो आपकी ऐसे करके रो होती हैं इनको 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितनी रो है पता लगा? 10,48,576। कितने कॉलम हैं? तो यहाँ जो कॉलम है हमारे वो टोटल 1024 कॉलम है। तो पहले कॉलम का नाम ए रखा गया है, जो लास्ट वाला कॉलम होगा उसका नाम क्या होगा? तो ये नाम भी याद रखना है, उसका नाम AMJ होगा। क्या नाम होगा? AMJ, ठीक है। तो ये नाम भी याद रखना है, लास्ट कॉलम का नाम AMJ। देखो यहाँ पर ABCD ये जेड तक जाएंगी, जेड के बाद में फिर ZA स्टार्ट हो जाएगा, फिर ZV स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे क्रम में बढ़ते रहेंगे और 1024वां जो कॉलम बनेगा वो AMJ बनेगा। ओके, UTS का फुल फॉर्म आपको बताना है, UTS का क्या मतलब होता है, UTS का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। बताएं कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा UTS का फुल फॉर्म? तो यहाँ पर हो जाएगा यूनिवर्सल टाइप सर्वर, ऑप्शन पहला करेक्ट होगा, यूनिवर्सल टाइप सर्वर। अगला सवाल है, हु इन्वेंट्स इंटीग्रेटेड सर्किट? इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, ठीक है, या IC का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स ली, जैक किल्बी, एलन ट्यूरिंग या रोनाल्ड रीबेस्ट? तो यहाँ पर IC का आविष्कार किया गया है जैक किल्बी के द्वारा, ऑप्शन नंबर V करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन B आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पूर्व निर्धारित शैलियों और स्वरूपण का एक सेट कौन सा है, ठीक है, प्री डिफाइन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का एक सेट, उसे आप क्या बोलेंगे? उसे डिजाइन का नाम देंगे, टेम्पलेट का नाम देंगे, उससे डॉक्यूमेंट का नाम देंगे, या इसमें से कोई नहीं? पहले से ही निर्धारित एक सेट है, एक फॉर्मेटिंग का एक सेट है, उसको आप क्या नाम देंगे? ठीक है, प्री डिजाइन है तो उसे आप टेम्पलेट कहते हैं। देखो बहुत सारे टेम्पलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अगर आप पावर पॉइंट में गए तो पावर पॉइंट में भी आप टेम्पलेट डाल सकते हैं, ठीक है। और जब आप टेम्पलेट को देखते हैं तो वहां पर पहले से कुछ बना होता है, डिजाइन बनी होती है, एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अंदर अपना फॉन्ट स्टाइल होगा, किसको बोल्ड करना है, किसका साइज कम ज़्यादा करना है, वो अपने हिसाब से वहाँ पर सेट होता है। तो पहले से प्री डिजाइन होता है, प्री फॉर्मेटिंग होता है, जिसे टेम्पलेट का नाम देते हैं। और इस टेम्पलेट को आप अपने डॉक्यूमेंट में अपनी सहूलियत के लिए डाल सकते हैं, फिर इसमें जो भी बदलाव आपको करना है वो कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया आपको एक अभी रिज्यूमे बनाना है, ठीक है, आपको एक अपना बायोडाटा तैयार करना है, बट आपको इसका फॉर्मेट नहीं समझ आ रहा है कि किस फॉर्मेट में बनाएं, कैसे बनाएं हम बायोडाटा अपना, ये तो आपको अभी समझ नहीं आ रहा है। आपको डिटेल तो अपनी पता है, बट उसको कैसे बनाना है, फॉर्मेट कैसे करना है, वो सब नहीं पता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप एक टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं या टेम्पलेट ले सकते हैं, जो कि रिज्यूमे या बायोडाटा का कोई टेम्पलेट है। उस टेम्पलेट को आपने जैसे ही इंसर्ट किया तो वहां पर एक रिज्यूमे तैयार हो जाएगा, बना बनाया आपको मिल जाएगा। अब बस आपका काम क्या है कि जहां पर नाम लिखा है वहां पे अपना नाम डाल दीजिएगा, ठीक है, जहां पर बाकी एजुकेशनल डिटेल लिखी हैं वो आप अपनी डाल दीजिएगा, तो आपका रिज्यूमे रेडी हो गया। तो अब यहाँ पर जो फॉर्मेट था वो पहले से बना बनाया आपको मिल गया, इसी को कहा जाता है टेम्पलेट। तो ये पूर्व निर्धारित शैलियों और स्वरूपण का एक सेट होता है, ठीक है, पहले से बना बनाया स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग का एक कलेक्शन या सेट होता है जो टेम्पलेट कहलाता है। अगला सवाल है, IFSC कोड का पूरा नाम क्या होता है? IFSC कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? और कई बार आपके एग्जाम में तो ये पूछते हैं कि भाई टेम्पलेट डालने की शॉर्टकट की बता दो। लिब्रे ऑफिस में अधिकांश ये सवाल होता है कि टेम्पलेट डालने की शॉर्टकट की बता दो, तो शॉर्टकट की भी ध्यान रखना है, कंट्रोल शिफ्ट और एन होता है, कंट्रोल शिफ्ट एन होता है। इसलिए हमने आपको चैप्टर वाइज बुक बताई और इसलिए हमने दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया है, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अलग अलग डाउनलोड करने की बजाय आप एक साथ उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि प्राइस भी बहुत कम आपका हो जाए और
दोनों ई बुक आपको मिल जाए जिनकी आपको आवश्यकता है। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट एन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखो आईएफएससी कोड का पूरा नाम आपको बताना है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है। सवाल अगला कहता है प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट स्लाइड का नाम क्या होता है। प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट स्लाइड का नाम क्या होता है। अब बात यहाँ पर आई है कि जब आप लिब्रियोफिस इम्प्रेस ओपन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन पूछा है, लिब्रियोफिस इम्प्रेस होगा क्योंकि आपके सिलेबस में इम्प्रेस दिया गया है, तो वहां पर डिफॉल्ट क्या नाम होता है, टाइटल नेम पूछा यहाँ पे। ठीक है, तो टाइटल नेम की अगर हम बात करते हैं तो अनटाइटल्ड वन होता है, अनटाइटल्ड वन ये बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आपने कोई नाम नहीं दिया तो अनटाइटल्ड वन आपको मिलेगा। अगर आपने सेव कर दिया, कोई नाम दे दिया, तो फिर आपका नाम वहां पर शो होगा टाइटल बार पर। तो ये अनटाइटल्ड वन आपको दिखेगा कहाँ, टाइटल बार पर दिखेगा। आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल, आपके प्रेजेंटेशन का टाइटल, टाइटल बार पर आपको डिस्प्ले होता है। कैल्क में एक्टिव सेल से पिछली सेल पर जाने की शॉर्टकट की बताइए। कैल्क में आ गए, लिब्रियोफिस कैल्क में आ जाओ। ये आपका एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है लिब्रियोफिस कैल्क, जहां पर ऐसे करके कॉलम होते हैं और ऐसे करके रोज होते हैं। ठीक है, बीच में ये सेल होते हैं, इनको हम सेल बोलते हैं। तो एक्टिव सेल का मतलब जो सेल आपके सेलेक्ट थी, है ना, जहां पे आपका कर्सर था, थोड़ा सा ये डार्क हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है, वो एक्टिव सेल होती है। तो एक्टिव सेल से पिछली सेल पर जाना है, जैसे यहां पर हैं आप, और पिछली का मतलब इस वाले सेल पर हमें जाना है, इस वाले पे जाना है। तो क्या शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हैं। एक तो माउस आपके पास है भाई, जहां क्लिक कर दोगे वहां पे आप पहुंच जाओगे, बट ये माउस से नहीं पहुंच रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप शॉर्टकट की मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा बटन हमें प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में जिससे कि हम जहां पर हैं उससे पीछे वाली स्लाइड पर आ जाएं, प्रीवियस स्लाइड पे नहीं, प्रीवियस सेल पे आ जाएं। ठीक है, पीछे वाली सेल पे आ जाएं। तो इसके लिए हमें शिफ्ट के साथ में टैब प्रेस करना है। देखो एक सिंपल सी बात बताते हैं, जब आप टैब प्रेस करते हो, ओनली टैब दबाते हो, तो नेक्स्ट सेल पर जाते हो, अगली सेल पर जाते हो। जैसे आप यहाँ पे हो, टैब दबाया तो अगली वाली सेल पे आ गए। लेकिन अगर शिफ्ट टैब दबा देते हैं तो पीछे आते हैं, प्रीवियस सेल पे आते हैं। ठीक है, तो आते हैं प्रीवियस वाले सेल पे, जहां है उससे पीछे हो जाएंगे अगर आपने शिफ्ट के साथ टैब प्रेस कर दिया। इसी के साथ लिब्रियोफिस कैल्क में अगर आप एंटर बटन प्रेस कर देते हो, एंटर बटन, तो पता क्या होता है, जहां पर आप होते हैं उसके नीचे डाउन, है ना, बॉटम की तरफ आते हैं। तो जैसे ही एंटर बटन दबाओगे, जिस सेल पर आप हैं या जो एक्टिव सेल है उससे नीचे की तरफ आप बढ़ते हैं, मूव करते हैं। लेकिन अगर शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करते हैं तो जिस सेल पर आप हैं उससे टॉप, ऊपर की तरफ आप बढ़ते हैं। तो ये शॉर्टकट की चारों याद रखना है। केवल टैब दबाते हैं तो जहां पर जो हमारी सेल एक्टिव होती है उससे आगे जाते हैं। शिफ्ट के साथ टैब दबाते हैं तो एक्टिव सेल से पीछे आते हैं, प्रीवियस में आते हैं। ठीक है, पिछले सेल पर आते हैं। अगर आपने शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस किया तो आपकी जो एक्टिव सेल है उससे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, और अगर केवल एंटर दबाया तो नीचे की तरफ बढ़ते हैं, जो भी हमारी एक्टिव सेल होती है वहां से। तो अभी फिलहाल आंसर हमारा शिफ्ट के साथ टैब हो जाएगा। अगला सवाल है, एक से अधिक खुली हुई विंडो में एक से दूसरे पर जाने के लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। एक से ज्यादा विंडो ओपन है, एक विंडो से दूसरी विंडो पर हम जाना चाहते हैं, तो हमें कौन सी शॉर्टकट की फिर इस्तेमाल करनी होती है। ठीक है, एक साथ कई विंडो ओपन है, आप एक विंडो से दूसरी विंडो पर जाना चाहते हैं, तो आप शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं अल्ट के साथ टैब। ठीक है, अल्ट के साथ में आपको टैब बटन प्रेस करना होता है, इससे हम दूसरी विंडो पर जा सकते हैं, खुली हुई दूसरी विंडो पर हम मूव कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है, नाबार्ड के संस्थापक श्री बी सेवारमन है, तो इसका जवाब आप लोग करेंगे क्या होगा। यहाँ पे नाबार्ड के संस्थापक श्री वी सेवारमन है। ये सवाल भी एग्जाम में काफी दिनों से पूछ रहे हैं और लगातार आता है आपके एग्जाम में कि नाबार्ड के संस्थापक कौन है या नाबार्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो बी सेवारमन कमेटी के द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई है। फिलहाल यहाँ पर पहला हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, सी विजिल ऐप किसके द्वारा बनाया गया। सी विजिल ऐप किसके द्वारा बनाया गया, डेवलप किया गया। तो याद रखना है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, के द्वारा सी विजिल ऐप बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बनाया गया है। चुनाव संबंधी कोई शिकायत है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्या सीडी की संग्रहण क्षमता डीवीडी से ज्यादा होती है, अधिक होती है।
क्या सीडी की संग्रहण क्षमता डीवीडी से अधिक होती है, यस या नो? सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तो ये हो जाएगा फॉल्स। सीडी की संग्रहण क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी डीवीडी से ज्यादा नहीं होती है। किस कुंजी के दबाने से आप मौजूदा कैल्क डाटा को एडिट कर सकते हैं? कैल्क में जो डेटा भरा है, आपने फिल किया है, जो चीज वहां पे लिखी है, जो कंटेंट आपने लिखा है, उसको अगर हमें एडिट करना है तो एडिट करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है। कैसे आप एडिट करोगे? तो यहां पर हो जाएगा F2, आपको F2 का इस्तेमाल करना है। F2 दबाते ही वहां पर कर्सर आ जाएगा और आप एडिट कर सकते हैं, आप जो भी चाहते हैं वहां पर लिख सकते हैं। वैसे आप ओवरराइट भी कर सकते हैं, बट वो एडिट नहीं होगा, वो ओवरराइट हो जाएगा ऊपर से जो पहले था। मान लिया इस सेल में आपने क्या लिखा, इस सेल में हमने 85 लिखा था और मुझे लिखना था 86, तो हम क्या करेंगे, या तो हम इस सेल को दोबारा से क्लिक करेंगे और 86 टाइप कर देंगे, दोबारा से नया हमने टाइप कर दिया, या हम इसको एडिट करेंगे। तो हमने यहाँ इस सेल पे एक बार क्लिक किया, मतलब एक्टिव किया, और F2 हमने कीबोर्ड में प्रेस किया तो कर्सर आ जाएगा यहाँ पे, और फिर आप बैक स्पेस से 5 को हटा देंगे और 5 के स्थान पर 6 को टाइप कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो ये कर्सर भी यहाँ से हट जाएगा। बस हमारा 86 यहाँ पे लिख चुका है। ठीक इस प्रकार से हम इसे एडिट कर सकते हैं सेल को। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के निर्देश की पहचान कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के निर्देश की पहचान कंट्रोल यूनिट करता है, CU करता है, जिसे हम कंट्रोल यूनिट का नाम देते हैं। बताएं क्या होगा इसका सही जवाब? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्कशीट की हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल लाइनों को क्या कहते हैं? वर्कशीट की बात हुई, यानी कि लिब्रियोफिस कैल्क की बात हुई, या फिर एक्सेल की बात आप कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं स्प्रेडशीट का सवाल है। तो वर्कशीट की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइनें होती हैं, ठीक है, देखो इस प्रकार से जो लाइनें होती हैं, इनको क्या कहा जाता है? इन लाइनों को कहते क्या है? क्या इन्हें ग्रिड लाइंस कहते हैं, सीट लाइन होती हैं ये, ब्लॉक लाइन होती हैं ये, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो इन्हें क्या बोला जाता है? तो याद रखना है, इन्हें ग्रिड लाइंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, जो आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, ये ग्रिड लाइंस होती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लिब्रियोफिस कैल्क आपके सामने ओपन है और यहाँ पर ये कॉलम, जैसा हमने बताए थे, ABCDEFGH ये सब कॉलम ऊपर होते हैं। तो यहाँ पर जो ये लाइनें आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है, ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपकी क्या है? ये आपकी ग्रिड लाइंस होती हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे जो लाइनें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपके क्या हैं? ग्रिड लाइंस हैं। तो याद रखना है, इनको ग्रिड लाइंस कहा जाता है। एक सवाल और आता है कि क्या ग्रिड लाइन बाय डिफॉल्ट प्रिंट होती हैं? तो याद रखना है, ये ग्रिड लाइन बाय डिफॉल्ट प्रिंट नहीं होती हैं। जब आप यहाँ पर कुछ लिखते हैं और प्रिंट करते हैं तो ये लाइनें प्रिंट नहीं होती हैं। लाइनें कब प्रिंट होती हैं? जब यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, जब यहाँ पर आप बॉर्डर लगा दोगे, एक टेबल जैसा बना दोगे पूरा, फिर वो बॉर्डर आपका प्रिंट होता है, ना कि ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होती है, बट अगर आप चाहते हैं इनको प्रिंट करवाना तो प्रिंट हो सकती है। ठीक है, वैसे बाय डिफॉल्ट ये प्रिंट नहीं होती हैं। चलिए 25 में चलते हैं और यहाँ पर पूछा है, सिलेक्टेड वाक्य को डिलीट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिलेक्टेड वाक्य को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे भाई? किसी भी सेंटेंस को हमने सिलेक्ट कर लिया, अब बात आई है डिलीट करने की, तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम बैक स्पेस दबाएं तो क्या होगा? डिलीट। या हम डेल बटन दबा देते हैं, डिलीट बटन दबा देते हैं, तब होगा डिलीट। या फिर दोनों से हम कर सकते हैं, या कोई नहीं। काफी अच्छा प्रश्न है और सभी का सही जवाब आना चाहिए, क्योंकि आज का ये लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका सही जवाब करेंगे। सेलेक्टेड वाक्य को डिलीट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ A एंड B। अगर किसी सेंटेंस को, किसी वर्ड को आपने सेलेक्ट कर लिया है और अब आप अगर बैक स्पेस की प्रेस कर दोगे फिर भी डिलीट हो जाएगा, या डिलीट बटन दबा दोगे फिर भी डिलीट हो जाएगा। तो दोनों से कर सकते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास बस यहीं तक रहेगा। उम्मीद है आप सभी ने टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लिया होगा, है ना? अगर नहीं किया है तो CCC बाय फैशडी से आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है और वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी रेगुलर सभी को अपने मॉक टेस्ट करते रहना है। ठीक है,
और जो बच्चे ट्रिपल सी अप्रैल वाला बैच लेना चाहते हैं ट्रिपल सी बाई फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन पर, तो अप्रैल का बैच भी आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपकी 5:30 PM 5:30 बजे क्लास होती है और बहुत सारे क्लास लिब्रे ऑफिस के थ्योरी के क्लास हमने वहाँ पे ऑलरेडी करा दिए हैं, सारे PDF नोट्स ई बुक वगैरह वहाँ पे दे दिए हैं। तो अगर अभी कोई बच्चा उसे ज्वाइन करता है तो जो क्लास हमने ऑलरेडी करा दिए हैं उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार ये सवाल कर रहे थे कि सर अगर अभी हम अप्रैल वाला बैच लेते हैं तो क्या जो आपने क्लास करा दिए हैं वो हमें मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। तो वो सारे क्लास आपको मिल पाएंगे, जितने भी हमने करा दिए हैं वो सब रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें आराम से बैठकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।